नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। महारो राजस्थान देख रहे हैं आप, और आज 4 बड़ी खबरों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कौन कौन सी खबरों पर हमारी नजर रहेगी बुलेटिन में। सबसे पहले बात, बजट के बाद विपक्ष के सुर कुछ बदले से नजर आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद बात करौली में किसानों की होने वाली महापंचायत की करेंगे, जिसमें राकेश टिकैत सभा को संबोधित करेंगे। बात व्याख्याता नियुक्ति की भी होगी, जिसे लेकर आज अनोखा प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही बात होगी बाड़मेर के रहने वाले बाबूलाल जाखड़ की, जो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वडोदरा के 2021-22 के बजट से हर कोई हैरान है, तो कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में अशोक गहलोत के पिटारे से निकली घोषणाओं से विपक्ष भी परेशान है। जहां लोक लुभावन बजट ने आम जनता को खुश किया, तो विपक्ष इसे चुनावी बजट कहकर अपनी सियासी मंशा जता रहा है। विपक्ष सरकार गिराने के बजाय मध्यावधि चुनाव का राग अलापने लगा है। सुनिए बजट के बाद क्या कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सारा पिटारा इसलिए खोला है कि कभी कोई ऊपर से आफत पड़ जाए तो कम से कम हमने तो ये किया कहो, ये आफत के इंतजार ही कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और सारा पिटारा ऐसा खोला है कि मैंने तो आज दिन तक इतने बजट सुने हैं, पक्ष के भी सुने, हमारे भी सुने, इतना अंबार आज 2.5 घंटे तक घोषणा ही घोषणा, ये भी बनेगा, पैसा एक है नहीं, बनेगा कहाँ से। ये बजट नहीं अपितु घोषणाओं का अंबार और पुतला मात्र है। अनेक घोषणाएं की गई है और ऐसा लगता है कि जैसे सरकार कोई मध्यावधि चुनाव में जाने वाली है, इस दृष्टिकोण से बजट ऐसा दिया है। लेकिन मैं एक सामान्य प्रश्न आप सबके माध्यम से करना चाहता हूं, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों ने बजट से पहले जो न्यूज़ जिस तरह की दी थी कि पिछले 2 बजट में जिस तरह के वादे किए गए थे, जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी, अभी उनके धरातल पर उतरने का इंतजार किया कर रहे हैं। अनेक ऐसी हैं जो अभी डीपीआर के स्टेज पर चल रही हैं पिछले 2 साल में। तो ये जो लोक लुभावन घोषणाएं की गई है, ये घोषणाएं वास्तव में धरातल पर किस तरह से उतरेंगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई बात भी नहीं है। और जनता जो है सहज रूप से इन सारे विषयों पर विश्वास भी नहीं करती कि किस तरह से इन घोषणाओं पर को अमली जामा पहनाया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में जिस तरह की बातें की गई, मुझे लगता है कि ये बजट किसानों को खुश करने के बजाय अपने राजनीतिक आकाओं को, जिनकी छवि पूरे देश भर में धूमिल हो चुकी है, उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। हमने आंधियों में भी चिराग जलाए हैं, पर मुझे लग रहा है इनके दिए टिमटिमा रहे हैं। इसलिए मध्यावधि चुनाव जैसी संभावना है अभी, क्योंकि सरकार की उनकी बातचीत से, उनके चेहरों से, उनके आचरण से, बॉडी लैंग्वेज से ये साफ तौर पर लगता है कि उनको कभी भी चुनाव में जाना पड़ सकता है। प्रदेश का बजट कल पेश किया गया, जिसके बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है। पिछले बजट की घोषणाएं पूरी न करने का आरोप लगा रहा है, साथ ही इस बजट को भी कॉपी पेस्ट बता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और तमाम नेता बजट पर अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी राजस्थान सरकार पर निशाना साधा, साथ ही शशि थरूर के ट्वीट पर भी सवाल खड़े किए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी मौजूद हैं। सर, कल जो राजस्थान सरकार का बजट आया है, उसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि राजस्थान की सरकार लोक लुभावना बजट देती है, लेकिन धरातल पर काम नहीं करती है। ये पूरा राजस्थान जानता है। और इन्होंने चुनाव से पहले भी घोषणाएं की थी कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो इस बजट में हमें देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि जो भी वादे किए हैं वो सब लोक लुभावने हैं, और 60 साल तक इन्होंने शासन किया, सिर्फ किसान को गुमराह किया या आम आदमी के साथ में इस तरह के बजट को पेश करके, और आने वाले 1 साल को कैसे हम निकालें, इस दृष्टि से ये बजट के अंदर घोषणाएं हुई है। देखा जाए तो 16,000 करोड़ का उन्होंने प्रावधान किया है किसानों को कर्ज देने के लिए। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं की वाहवाही लेना कांग्रेस की राज्य सरकारों की आदत में है। और ये जो केंद्र का पैसा है, उसी को वो अपना पैसा बताते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो कर्जा माफ कर दे, जो वादे किए वो पहले पूरे कर ले।
इसलिए मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर जो आज सरकार है वो अस्थिर सरकार है, निर्णय लेने में भी सक्षम नहीं है, आपस के अंदर उनके फूट है, राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। अभी तो उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। बजट में तो सिर्फ वादे किए गए और कांग्रेस बीजेपी की सरकार में पूर्व में जो हमारी सरकार थी वो काम जो हमने उस समय स्वीकृत किए थे वही काम अभी तक इनसे पूर्ण नहीं हो रहे हैं। तो नए काम का और नए बजट की तो सोचना भी कहाँ है, जनता को सब पता है। 2 साल का समय और निश्चित रूप से इनके ये जो लोक लुभाओं ने बजट को प्रस्तुत किया है इसको जनता देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। बजट के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। दोनों दल कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। है कि जिस प्रकार की घोषणा का अंबार लगा दिया, पूरा का पूरा 2 घंटे 40-45 मिनट का जो भाषण है वो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। मैंने भी इतने सालों तो विधानसभा ऐसा बजट भाषण मैंने तो आज दिन तक नहीं सुना। ये जब कभी भी कोई चुनाव का समय आता है तब हर सरकार जाने के पहले इस प्रकार की घोषणाएं करती जिनका बजटी प्रोविजन नहीं होता है, फिर भी घोषणाएं कर देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनको कोई तो भी अंदेशा है आपस में लड़ाई के कारण से, और इस कारण से ये स्वयं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसके कारण से इन्होंने अंबार लगा दी घोषणाओं की। जैसे कोई चुनाव में जाकर जनता को मूर्ख बनाने का काम जैसे पहले किया ना 10 दिन का कर्जे माफ का, वैसा का वैसे इसमें आप कोई सा भी एक डिपार्टमेंट भी उठा लो, केवल मेडिकल ही उठा दो, जो घोषणाएं की वो बजट में कहाँ है। ये तो बताया कि ये बजट में इस पेज पे यहाँ ये पैसा इन्होंने तय कर रखा है जिससे ये खोल रहे हैं। तो वो तो साफ कह रहे हैं कि जादूगरी आप देखते जाओ, अब उन्होंने जो जो ऐलान किए हैं वो पूरा करेंगे अगले 1 साल में। मेरे 2 साल के तो पहले के भी नहीं है। 19-20 का आप बजट वापस पढ़ लो, 20-21 का बजट वापस पढ़ लो। कोई 5 करोड़ से बड़ी योजना इन्होंने घोषित की हो, जमीन पे पूरी हो गई हो और उसका इन्होंने लोकार्पण कर दिया, तो उस योजना का नाम बता दो। जो स्टेट फंड से, वही केंद्र से पैसा मिला वो छोड़ दीजिए, जो स्टेट फंड से इन्होंने घोषणा की हो वो 5 करोड़ ही, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 5 करोड़ की कोई योजना राजस्थान इनके जोधपुर में ही हुई हो तो ही बता दो। जी गुलाब चंद जी, इस वक्त हमारे साथ अर्चना शर्मा जी भी जुड़ गई हैं। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। अर्चना जी, आप शायद सुन पा रही होंगी गुलाब चंद जी को। उनका यह कहना है कि जो बजट पेश किया गया है ऐसा लग रहा है कि जैसे मध्यावधि चुनाव होने वाले हों। देखिए, मैं कटारिया जी का बहुत सम्मान करती हूँ और कद्दावर नेता भी हैं, लेकिन मैंने देखा है कि गत 1 साल से उनके बयानों में वो गंभीरता नहीं जो एक गंभीर राजनेता के बयान में होनी चाहिए। कभी तो वो विधानसभा के पटल पर जब हम सोचते थे कि ईमानदार साहब कोई की प्रतिमूर्ति होंगे, लेकिन आपने देखा कि पिछली बार इन्होंने जिस तरह के वक्तव्य दिए उसमें कोई गंभीरता नहीं थी, कोई सच्चाई नहीं थी। आज बजट को लेकर जो प्रतिक्रिया आ रही है वो भी बहुत ही, मैं समझती हूँ कि लचर प्रतिक्रिया है। जितना अच्छा बजट दिया गया इसके बावजूद कि केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा, जो डिविसिव पूल था उसमें से पैसा काट लिया केंद्र ने, उसके बावजूद हर वर्ग को किस प्रकार से उसको राहत देनी है कोविड क्राइसिस के चलते हुए, और सारी चीजों को ध्यान में रखा। और सबसे अच्छी बात यह कि पूर्ववर्ती सरकार की कोई योजना थी तो मुख्यमंत्री जी ने भरे सदन में उसकी तारीफ की और कहा कि हम प्रक्रिया विकास की तो सतत प्रक्रिया मानते हैं। नहीं, बीजेपी की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि आप ये बता दीजिए ना, पैसे आएंगे कहां से? हम ये खोलेंगे, हम वो खोलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पैसे आएंगे कहां से? पैसे हैं कहां? वही तो बीजेपी पूछ रही है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब बात होती है तो उससे जॉब क्रिएशन होता है और उसी से पैसा भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है। और दूसरी मेरी बात अर्चना जी से इतना ही पूछता हूँ कि मेडिकल में जितनी घोषणा की है वो बजट का कागज उठा करके मुझे बता दो कि ये पैसा यहाँ किया हुआ है, आइडेंटिफाई किया हुआ है बजट में, वो लाइन पढ़ करके मुझे बता दो। मेडिकल में इतनी घोषणाएं की है, इतना ही बहन उत्तर दे दो, बाकी तो जो कुछ होगा साल भर बाद सब पता लग जाएगा, कितने बाल हैं ये सब सामने आएंगे। देखिए सम्मानीय कटारिया साहब, अगर आपको राज्य की सचमुच में चिंता है तो आप कम से कम राज्य के हिस्से का पैसा केंद्र से लाने का श्रम करें, आप दबाव बनाने का प्रयास करें। वो कमिटमेंट जो मोदी जी यहाँ चुनाव से पहले कर गए थे ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का, उसको लाने का प्रयास करें। जहाँ तक राजस्थान सरकार की बात
माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जो कमिटमेंट किए जब राज में रहे, वो सारे कमिटमेंट्स हमने धरातल पर उतारे, और वही नहीं उतारे बल्कि इनके कमिटमेंट्स पूर्ववर्ती शासन के दौरान उस कर्जे को भी किसानों को कर्जा मुक्ति देकर के और राहत देने का काम किया। तो हमारी इच्छा शक्ति में, हमारे काम करने की शैली में किसी को कोई संशय नहीं है। और इसका ज्वलंत उदाहरण ये है कि कोविड क्राइसिस में जहां केंद्र कोई सहयोग नहीं दे रहा था, वह राजस्थान में अच्छा, मतलब कोविड काल में केंद्र की तरफ से कोई सहयोग नहीं आया? कोविड काल से लेकर अब तक नहीं, कोविड काल में कोई सहयोग नहीं आया अर्चना जी, कोई सहयोग नहीं आया। 15 फाइनेंस कमीशन की जो कंडीशन अब जो प्रदेश वडोदरा के 2021-22 के बजट से हर कोई हैरान है, तो कोरोना की विपरीत परिस्थिति में अशोक गहलोत के पिटारे से निकली घोषणाओं से विपक्ष भी परेशान है। जहां लोक लुभावन बजट ने आम जनता को खुश किया, तो विपक्ष इसे चुनावी बजट कहकर अपनी सियासी मंशा जता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या प्रदेश में मध्यावधि चुनाव की तैयारी है? सीएम गहलोत के बजट भाषण में हुई घोषणाओं की बौछार के बाद एक बार फिर से इसके कयास लगाए जाने लगे हैं। विपक्ष को तो साफ साफ मध्यावधि चुनाव के संकेत भी नजर आने लगे हैं। दरअसल कोरोना काल से उत्पन्न हुए विपरीत आर्थिक हालातों में किसी को अंदाजा नहीं था कि बजट में इतना सब कुछ शामिल हो सकता है। लेकिन गहलोत के पिटारे से जो घोषणाओं की बौछार हुई, उससे हर कोई हैरान है। 4 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से बजट को जोड़कर देखा जा रहा है। खासतौर से दिवंगत विधायकों के नाम पर कन्या महाविद्यालयों के नामकरण की घोषणा को इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बजट नहीं अपितु घोषणाओं का अंबार और पुतला मात्र है। अनेक घोषणाएं की गई है और ऐसा लगता है कि जैसे सरकार कोई मध्यावधि चुनाव में जाने वाली है, इस दृष्टिकोण से बजट ऐसा दिया है। लेकिन मैं एक सामान्य प्रश्न आप सबके माध्यम से करना चाहता हूं, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों ने बजट से पहले जो न्यूज़ जिस तरह की दी थी कि पिछले 2 बजट में जिस तरह के वादे किए गए थे, जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी, अभी उनके धरातल पर उतरने का इंतजार किया कर। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सारा पिटारा इसलिए खोला है कि कभी कोई ऊपर से आफत पड़ जाए तो कम से कम हमने तो ये किया कहो, ये आफत के इंतजार ही कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और सारा पिटारा ऐसा खोला है कि मैंने तो आज दिन तक इतने बजट सुने हैं, पक्ष के भी सुने, हमारे भी सुने, इतना अंबार, आज 2.5 घंटे तक घोषणा ही घोषणा, ये भी बनेगा, पैसा एक है नहीं, बनेगा कहाँ से? राजस्थान में पिछले साल बड़ा सियासी संकट खड़ा हुआ था। सीएम गहलोत लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी अपने षड्यंत्र से बाज नहीं आ रही और बार बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने के कुप्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सीएम गहलोत अपनी सरकार के पूरे 5 साल चलने को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो जब कभी नौकरी निकलेगी वहाँ पर तो उनको उनका प्रोसेस में प्रायोरिटी मिल जाएगी। जानकारों के मुताबिक साल 2021-22 का पेश बजट थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि आमतौर पर सरकार के तीसरे साल में ऐसा बजट देखने को कम ही मिलता है। वहीं विपरीत आर्थिक हालातों में ऐसे लोक लुभावन बजट से कई तरह के कयास तो जरूर लग रहे हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। चलिए सीधा लिए चलते हैं, आपको विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। उम्मीदों पर दुनिया टिकी है। एक लंबे समय से किसी की शेरवानी लटकी है, किसी का बंद गले का कोट लटका है, किसी की जैकेट लटकी है। शायद मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की बात को आगे बढ़ाते हुए निश्चित तौर पर आप में से बहुत से लोग उससे लाभान्वित होंगे। अध्यक्ष महोदय, बजट 2021-22 के बाद बजट 2022-23 एक तरह से इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम कार्यकारी बजट रहेगा, क्योंकि 23-24 के अंदर जो बजट आएगा, सरकार का 5वां बजट, चुनाव की छाया का बजट, आचार संहिता की गिरफ्त की ओर बढ़ती सरकार का बजट। और अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार हम पिछले 3-4 दशकों से देख रहे हैं, एक जन परंपरा बन गई, सत्तारूढ़ दल सत्ता में आता है परंतु उसकी विदाई की
संभावनाओं को साथ लेकर आता है। और इस बार जो ये सरकार आई, बड़ी क्षीण बहुमत से आई है सरकार, और इस सरकार के जो बजटीय घोषणाओं का परिणाम सामने आया, जन घोषणाओं पर जिसको आपने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में अपने शासन का आधार बताया था, उनकी गूंज भी आज राजस्थान के गांव और कस्बों में गूंज रही है। मैं समझता हूं कि पुनः जन आदेश की कल्पना इस सरकार को करना एक तरह से असंभव हो जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर ये प्रावधान रखे कि प्रत्येक लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार वर्ष भर के अंदर जो अपना राजस्व जनता से कर के रूप में। जयपुर में मंत्री और विधायकों के सिर सेल्फी का शौक इस कदर चढ़ा कि वो एक दूसरे के साथ फोटो सेशन करते नजर आए। दरअसल ये फोटो सेल्फी सेशन विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बाहर चल रहा था। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश, टीकाराम जूली, विधायक सफिया जुबेर फोटो लेने में मशगूल रहे। ये सभी सीएम को सी ऑफ करने बाहर आए थे। फिर हर एंगल से फोटो सेशन हुआ। ये तस्वीरें देखिए। तो मंत्री विधायकों का फोटो सेशन विधानसभा के बाहर। सीएम साहब को सी ऑफ करने आए थे और उसके बाद शुरू हुआ सेल्फी सेशन। एक दूसरे की फोटो लेने के लिए आतुर दिखाई दिए ये विधायक, ये मंत्री ममता भूपेश। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मौलाना फजले हक ने सीएम गहलोत के बजट की जमकर तारीफ की है। उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें सभी तबके का ध्यान रखा गया। इससे प्रदेश तरक्की और खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ेगा। राजस्थान के हार्दिक अजीज वजीर आला अली जनाब अशोक गहलोत साहब ने 2021 और 22 का ऐतिहासिक बजट पेश करके एक रिकॉर्ड बनाया, जो चहुमुखी विकास का एक संदेश दे रहा है, जिसमें हर वर्ग, हर जात, हर कौम की नुमाइंदगी की गई। मैं उम्मीद करता हूँ इस बजट से राजस्थान खुशहाली और तरक्की की तरफ बढ़ेगा। किसान नेता राकेश टिकैत लगातार कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को धार देने में जुटे हैं। इसी कड़ी में करौली के टोडा भीम में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने जा रहे राकेश टिकैत भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों की सभी मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो संसद भवन का घेराव करने की घोषणा की जाएगी। चाह की वार्ता हो, सरकार नहीं चाह रही की वार्ता हो, लेकिन सीएम कहते हो 12 दौर की वार्ता हो चुकी है। हमने कहा कि एमएसपी पे कानून बनाओ, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, 3 बिलों को वापसी लो। वे कहते हैं कि बिलों में संशोधन कर देंगे, वापसी नहीं देंगे। और अलवर से बड़ी खबर है। युवती से बलात्कार के बाद बवाल। पीड़ित आरोपी पक्ष में जमकर मारपीट हुई। आरोपी पक्ष के 2 लोग घायल हुए हैं इस मारपीट में। एसपी तेजस्विनी गौतम ने इसके बाद मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। घटना के बाद मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात। बड़ी खबर अलवर से। युवती से बलात्कार के बाद बवाल। थाना गाजी के भालको की ढाणी में युवती से बलात्कार की घटना के बाद पीड़िता के परिजनों और आरोपी पक्ष में संघर्ष हुआ। दोनों गुटों में जमकर लाठी भाटा पत्थर चले। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसपी तेजस्विनी गौतम मौके पर पहुंची, पूरे मौके का मुआयना किया, जायजा लिया और अब भारी पुलिस बल मौके पर तैनात।
एक महिला एक अपने माँ के साथ एक रेप की एफआईआर लेके आई। आरोपियों को जो विक्टिम के परिवार वालों ने है उन्होंने मारा है और उनकी हालत जो है वो सीएचसी में जब उनको लेके गए मेडिकल के लिए तो उनको जयपुर रेफ़र किया। जयपुर में खुद कलेक्टर साहब और मैंने बात करके वहाँ पे उनकी मेडिकल उपचार के लिए हमने अभी बात की है और वहाँ पे उनका उपचार चल रहा है। और साथ ही जो यहाँ पे जो हमारी विक्टिम है ये महिला, इसकी एफआईआर दर्ज हो गई। और राजेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी अलवर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति? जी, फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। 2 थानों की पुलिस जो है वहां पर तैनात कर दी है। खुद एसपी तेजस्विनी गौतम ने मौके का जायजा लिया है और घटना स्थल पर जो जिस तरीके का जो वाकया हुआ है उसका भी उन्होंने मुआयना किया है। फिलहाल पीड़िता का मेडिकल करवा दिया गया है और जो आरोपी लड़का जो रतनलाल जो है जो दुष्कर्म का आरोपी है उसके परिजनों के 5 लोग घायल हुए हैं। उनमें से 2 की हालत, जो खुद लड़का जो रेप का आरोपी भी जिस पर लगा है उसके को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया है और उसके भाई को भी जयपुर रेफर किया गया है। एसपी तेजस्विनी गौतम का कहना है कि ये पूरा वाकया सुबह 6:30 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास लड़की जब अपनी मां के साथ थाने में एफआईआर दर्ज कराने आई तब मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी। उसी दौरान सीएचसी जो अस्पताल है वहां से फोन आया कि कुछ लोग गंभीर अवस्था में घायल होकर के आए हैं। फिर उसके बाद पुलिस को जानकारी में आया कि दोनों पक्षों के बीच में रेप की घटना के बाद लड़के के पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने लड़के पक्ष पर हमला कर दिया और जो आरोपी लड़का है उसके और उसके परिजनों के 5 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है गांव में, क्योंकि जो विक्टिम पीड़िता है और आरोपी हैं उनके घर आसपास पड़ोस के एक ही गांव का मामला है, तो तनाव को देखते हुए वहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। गिरफ्तारी हुई है किसी की? जी, जो आरोपी लड़का है वो गंभीर अवस्था में घायल है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जयपुर में है। पुलिस यहाँ से रवाना कर दी गई है, लेकिन अभी क्योंकि वो अस्पताल में भर्ती हैं, अन्य लोग जो है एसपी का कहना है कि जो पिटाई के मारपीट के आरोपी हैं वो भी फरार हैं और जो पीड़ित के परिजन हैं जिन्होंने हमला किया है वो फरार है और लड़का जो है वो खुद अभी अस्पताल में भर्ती है। तो अभी गिरफ्तारी कोई इस मामले में नहीं हो पाई है। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब बात रफ्तार के कहर की। मरुधरा में आज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सीकर की ये तस्वीर, पहली तस्वीर सीकर की है जहां मिनी बस और बोलेरो में टक्कर हो गई, 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। दूसरी तस्वीर चूरू की है जहां बस और ट्रक की भिड़ंत में 1 की मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल हो गए। 2 तस्वीरें सीकर और चूरू की हादसे, रफ्तार का कहर। बात सीकर की। सीकर के बीकानेर बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 महिलाओं समेत 1 शख्स की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टेम्पो और ट्रक में भिड़ंत हुई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 1 व्यक्ति की मौत हो गई, 1 शख्स की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को कल्याण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। साथ ही 2 घायलों को जयपुर रेफर किया गया। तीनों मृतक जयपुर के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं चूरू के सांडवा थाना में बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत हो गई। दर्दनाक हादसे में 1 शख्स की मौके पर मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल हो गए। दरअसल एक निजी बस हरिद्वार से नोखा आ रही थी, तभी बंबू गांव के पास सड़क हादसा हो गया। हादसे की भीषणता का अंदाजा ये तस्वीर देखकर लगाया जा सकता है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोनों वाहनों के सामने का भाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सांडवा अस्पताल पहुंचाया गया जहां से गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना के बाद सांडवा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। बात अब आग के कहर की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अजमेर की तस्वीर है जहां पर आग का कहर दिखाई दिया, आग से अफरा तफरी। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, अजमेर और चित्तौड़गढ़ से ये 2 तस्वीरें हैं
पहली तस्वीर अजमेर की है, पंचशील गणेश गुवाड़ी मार्ग की, जहां बीती रात सड़क पर खड़ी कार में अचानक धमाके के साथ आग लग गई। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। दूसरी तस्वीर चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा की है, जहां कूलर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा कूलर जलकर राख हो गए। अजमेर की पंचशील गणेश गुवाड़ी मार्ग पर बीती रात सड़क पर खड़ी कार में अचानक धमाके के साथ आग लग गई। इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पास ही के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी किशनगंज थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। और चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कूलर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा कूलर जलकर राख हो गए। यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इस आग के कारण मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं डूंगरपुर में सर्राफा बाजार की एक मिठाई की दुकान में गैस सिलेंडर में रिसाव होने से आग लग गई। घटना के दौरान हलवाई सुनील अपनी दुकान में काम कर रहा था। उसने किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना में दुकान में रखी मिठाई और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। वहीं उदयपुर के मादड़ी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी इस आग की सूचना मिलने पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया गया। आग से फैक्ट्री में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग की सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और भीड़ को फैक्ट्री से दूर रखने की कोशिश में जुटी रही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद सड़क पर मुर्गे ही मुर्गे।